purpose for your discussion. You won't be able to lead a healthy discussion, and you would end it up without any fruitful results. And coming towards the next point, people are not introduced to each other. Well, we discussed yesterday that whenever we know one another, the people who are carrying out some communication know one another, they are likely to understand one another in a better way. But if they would be unaware of one another, if a doctor would be talking to an engineer and they won't be aware of each other's position, it would be difficult for both of them to understand one another, right? And people are not sure why they are there. Again, priorities are important. If you prioritize something, do that. If you don't prioritize something, don't do that. Key people have not been invited. Some people do all the talking and don't give the chance of talking to other people. So this is again leading towards some wrong discussion. Some people do not say anything and should do. Information is not clear. No one asks any question. Too much time is spent on irrelevant items. Well, these all the points were discussed in yesterday's lecture. Any confusion so far? Any ambiguities? Coming towards the individual actions, how individual actions are important in discussions, in carrying out a healthy discussion or spoiling up our discussion. Excuse me, ma'am. Right? Yes. मैम, आप ये जो लेक्चर मतलब डिलीवर करती हैं ना, इसको आप सारा मतलब सारा तो आप जो है वो इंग्लिश में ही करी होती हैं, तो मैं इस तरह बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आप थोड़ा बहुत इन चीजों को उर्दू में भी एक्सप्लेन किया करें। अगर तो फिजिकल क्लासेस हो फिर तो सामने बैठ के समझ आ रहा होता है, इस तरह ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा मतलब उर्दू में भी इसको एक्सप्लेन किया करें ताकि मैं अच्छे से समझ आ जाए। लास्ट 2 क्लासेस से उर्दू में एक्सप्लेन हो रहा है? समझ नहीं आई मैम। लास्ट 2 क्लासेस से उर्दू में एक्सप्लेन होते हैं लेक्चर? यस मैम। ठीक है, मैं खुद ही डेलिबरेटली कोशिश करी थी कि मैं हर चीज को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया करूं। मैम ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर जो है वो उसमें हर मैम जो है वो यूज करती हैं उर्दू का भी, क्योंकि मैम सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, तो फिर इस तरह सारा इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करते रहना वो समझ नहीं आती। क्या इंग्लिश मतलब इसी को पढ़ के सुना रही हैं या आप? चलें ठीक है, लेकिन जो मैं आपसे पूछ रही होती हूँ कि आपको समझ आ रही है नहीं, तो उसका पर्पज ये होता है कि अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उनको शेयर कर लें। और ठीक है, वेल आई टू वाज नोटिसिंग कि मैं उर्दू में एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा मैंने कर दिया है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू ऑल। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा उर्दू यूज करना शुरू कर दूंगी अगर आप लोगों को ऐसा फिजिबल लगता है तो बतानी। ओके, इंडिविजुअल एक्शंस। इंडिविजुअल एक्शंस जो हैं वो कैसे इम्पैक्टफुल होते हैं डिस्कशन को फ्रूटफुल बनाने में या फिर एक डिस्कशन को स्पॉइल अप करने में। ठीक है, स्पॉइल अप करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, उसको एमलेस बनाना। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू द इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन टू डू दी फॉलोइंग, कि अगर आपने इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना है किसी डिस्कशन में और अपनी परफॉर्मेंस को एक्टिव भी रखना है और फ्रूटफुल भी रखना है। क्योंकि अगर आप कभी नोटिस करते हैं, कभी आप लोगों ने कोई सेमिनार अटेंड किया हो, कोई मीटिंग अटेंड की हो, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि पार्टिसिपेंट्स तो और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन सब पार्टिसिपेंट्स में उन सब जो लोग बोल रहे होते हैं उनमें हर कोई फ्रूटफुल, कोई यूजफुल पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा होता, शेयर नहीं कर रहा होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बोल रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, कि हमें कुछ भी मिल जाए कि हम बोल लें, लोगों को पता चल जाए कि हमने कुछ पार्टिसिपेट किया। तो ये वाली जो स्पीकिंग होती है, ये वाली जो पार्टिसिपेशन होती है, ये बिल्कुल यूजलेस होती है। प्रिपेयर फॉर द टॉपिक, तो आपने टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना है। आपकी जो टॉपिक के लिए डिटेल्स दी गई हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ के आने के लिए कहा गया है, तो आपने उनको रीडिंग्स को कंप्लीट करना है। अगर आपको कहा गया है कि आप प्रैक्टिकल स्किल्स को लर्न करके आए उस डिस्कशन में, आप उनको लर्न करके आए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए या जिसकी क्रिटिसिज्म आपको पता होना चाहिए, तो उस पर काम करें। बी प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक। हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजीज को भी डिस्कस किया था कि आप कुछ क्वेश्चंस को डिजाइन करें जिनको आप पूछेंगे डिस्कशन पैनल में बाकी पार्टिसिपेंट्स से,
और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, राइट? सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, बी विलिंग टू लिसन टू अदर्स। हर इंसान में जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात आती है ना स्पेशली, तो अगर आप अच्छा कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पेशेंट, राइट? यू हैव टू बी टॉलरेटिंग। आप इस काबिल होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों को टॉलरेट कर सकें, वो जो भी आइडिया दे रहे हैं चाहे अच्छा या बुरा, आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, उसको टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। Build on what other people have said, कि जो बाकी लोगों ने कहा है उस पॉइंट पे, उस आर्ग्यूमेंट पे अपना नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें। ठीक है, अब अगर एक पर्सन ने मीटिंग में कोई पॉइंट कहा है और आप बिल्कुल उस पॉइंट के इररेलेवेंट नेक्स्ट पॉइंट रेज कर देते हैं, तो इस तरह हम एक अच्छे डिस्कशन को कैरी आउट नहीं कर सकते। अच्छी डिस्कशन वो होती है जिसमें हर एक पॉइंट डिस्कस जो किया जा रहा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने एक पॉइंट डिस्कस किया, आप उसके रिस्पॉन्स में कोई और वैसा ही एक और आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है? अब वो जो आप आर्ग्यूमेंट दें वो उसके साथ रिलेट भी करता हो, चाहे वो उसके काउंटर हो, चाहे वो उसके अगेंस्ट जा रहा हो, चाहे वो उसको सपोर्ट कर रहा हो, चाहे उसी के बारे में कुछ फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करो, इट डजंट मैटर। बस आपने जो भी आइडिया दिया कोशिश करें कि वो प्रीवियस आइडिया की कंटिन्यूएशन में हो। बी विलिंग टू चेंज योर ओपिनियन। अगर आप विलिंग नहीं होते ना अपनी ओपिनियन चेंज करने के लिए, का मतलब है कि आप बहुत रिजिड किस्म के इंसान हैं और आप किसी और की बात नहीं सुन सकते, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है कि आप किसी और के ओपिनियंस को सुनते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और आप सिर्फ अपनी बात कहते हैं। आप बहुत डोमिनेटिंग किस्म के इंसान हैं, आप बहुत डिक्टेटोरियल किस्म के इंसान हैं, ठीक है? तो हम ये सारी जो फीचर्स हैं, डोमिनेटिंग, बीइंग डिक्टेटोरियल, ये हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने आपको कर्टिसी के रिलेटेड एक मैक्सिम बताया था। उसके अलावा हम कर्टिसी के क्राइटेरियाज को अवॉइड बाय करते हैं। हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए पोलाइटनेस के जो क्राइटेरिया होते हैं उसको अवॉइड बाय करते हैं, राइट? तो रिजिड नहीं होना। Don't be afraid to give your honest opinion. कि आपके जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है, आपके माइंड में अगर कोई बात आ रही है और आपको फ्रूटफुल लगी है, तो you are not supposed to be to feel afraid. You are not supposed to hesitate in sharing your opinion, right? अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर करें, बस उनको शॉर्ट लिस्ट करें कि क्या ये ओपिनियन इज इट वर्दी टू बी शेयर्ड और नॉट। सपोर्ट योर ओपिनियंस विद एविडेंस। ठीक है, अपने ओपिनियंस को आपने एविडेंस से सपोर्ट करना है। ये बात तो हमने ओपिनियन मेकिंग में, शेयरिंग एक्सप्रेशन में भी डिस्कस की थी ना, कि आपके ओपिनियंस में एविडेंस होने चाहिए। गिव अदर्स अ चांस टू स्पीक, डू नॉट डोमिनेट द डिस्कशन। अगेन वही बात कि आपने डोमिनेट नहीं होना, आपने डिस्कशन को डोमिनेट नहीं करना। डिस्कशन में और प्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है कि डेमोन्स्ट्रेशन में भी यही डिफरेंस है कि डिस्कशन में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जितने भी लोग एक रूम में बैठे होते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रेजेंटेशन में सिर्फ जो प्रेजेंटर होता है या जो डेमोन्स्ट्रेटर होता है वो अथॉरिटी पर होता है। बाकी लोग क्वेश्चन तो कर सकते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो पार्टिसिपेशन होती है वो उसका मेजर चंक आता है प्रेजेंटर की तरफ। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंटेशन में और डिस्कशन में। Encourage others to speak by inviting them to give their opinions, कि आप दूसरों को भी इनवाइट करना है और उनको कन्विंस करना है कि वो अपने ओपिनियंस शेयर करें आप सबसे। शो योर अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पोलाइटली, कि अगर आपने अग्रीमेंट शो करना है तो जरूर करें, योर मोस्ट वेलकम। बट अगर डिसएग्रीमेंट शो करें तो हमने इसके लिए कल कुछ फ्रेजेस भी देखे थे। आपने डिसएग्रीमेंट बहुत पोलाइटली हमें शो करना है, आपने एरोगेंट और रूड बिहेवियर नहीं रखना। मेक योर पॉइंट क्लियरली बट ब्रीफली, कि अपने पॉइंट्स को क्लियर रखें बट ब्रीफ भी रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रीफ रखते हुए आप पॉइंट का कोई मेजर चंक जो है वो मिस कर दें, मेजर इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। बस ब्रीफ रखें, कॉम्पैक्ट रखें, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव भी होने चाहिए लेकिन उनमें बहुत सारी कहानियां ना डालें। अलाउ अदर्स टू फिनिश विदाउट इंटरप्टिंग, कि आज जब बाकी लोग बात कर रहे हो तो आपको उनको इंटरप्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे होते हैं तो आपको कोई इंटरप्ट करे दरम्यान में आपको बुरा लगता होगा। इसी तरह जब बाकी लोग बात कर रहे होते हैं डिस्कशन में, आप उनको इंटरप्ट करेंगे, उनको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए ये अगेंस्ट एथिक्स है कि आप उसको बात करते हुए इंटरप्ट। एनी क्वेश्चंस? ओके, पहले हम बात करते हैं कि एज एन No, इंडिविजुअल ma'am. आपकी क्या
पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एज एन इंडिविजुअल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप एक्शन के, एक ग्रुप के एक डिस्कशन पैनल में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों के एज अ ग्रुप क्या एक्टिविटीज, क्या एक्शंस, क्या रिस्पॉन्सेज, क्या कंसर्न्स होने चाहिए कि वो डिस्कशन को एक अच्छी और हेल्दी डिस्कशन बना सकें। In addition, the following are important for the whole group. ये जो अब हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो पूरे के पूरे ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ आपके लिए एज एन इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट नहीं है जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। There are clear aims so that everyone knows what the outcome of the discussion should be. के क्लियर एम्स होते हैं हर डिस्कशन के, हर किसी को पता होता है कि हमारी जो डिस्कशन है उसके आउटकम्स क्या होंगे। जो हमारे एग्जांपल ले लेते हैं ऑफिशियल स्टाफ मीटिंग में, उनके जो आउटकम्स होते हैं उनका सब एम्प्लॉइज को पता होता है कि आउटकम्स क्या होंगे। इसी तरह से जो आपके पेरेंट्स जाते रहोगे पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो वहां पर भी जो आउटकम्स होते हैं, जो मेजर एम्स होते हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं। सबको पता होता है कि हम ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं और इसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। There is a timetable for different stages of the discussion and a time limit for the discussion itself. के डिस्कशन की जो टाइम लिमिट है और उसके अलावा डिस्कशंस में समटाइम्स ना हम सेक्शंस को डिवाइड कर देते हैं कि इतना टाइम हमने डिस्कशन के या इस टॉपिक के इस एस्पेक्ट पे बात करनी। फॉर एग्जांपल अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट में बात कर रहे हैं तो हम टाइमिंग को डिवाइड कर सकते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के प्रॉस पे इतनी देर बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्स पे इतनी देर बात करेंगे, ठीक है। फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो जिन एस्पेक्ट्स में वुमेन एम्पावरमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हम उन पर भी इतनी देर बात करेंगे, राइट। और फिर हम ये देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स वुमेन पर ही क्या हो सकते हैं। अगर हम इसमें भी बात करना चाहते हैं तो हम इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरह टाइम टेबल को डिजाइन करने में या डिफरेंट स्टेजेस को डिसाइड करने में बेनिफिट ये होता है कि हर एक टॉपिक क्लियरली डिस्कस किया जा सकता है और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था लेकिन हम उसको डिस्कशन में से स्किप कर दें। There is time at the end of summing up what has been agreed or decided. तो हर डिस्कशन की जो लेंथ होती है, ड्यूरेशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसकी कंक्लूजन के लिए, उसकी एंडिंग के लिए टाइम को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 आवर की डिस्कशन है तो हम उसमें से लास्ट 10 मिनट्स जो है वो हम फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई कर लेते हैं कि चले हमने इन मिनट में हमने समिंग अप करनी है, समराइजिंग करनी है अपनी डिस्कशन की, राइट। तो उसमें फिर हम जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उनको एक दफा बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं इस डिस्कशन से, हमने क्या गेन किया है आफ्टर दिस डिस्कशन ऑफ 1 आवर। Only one person speaks at one time. Again वही बात रिपीट हो रही है कि हर एक टाइम पे एक इंसान बोल सकते हैं क्योंकि आप एक टाइम पे एक इंसान को सुन सकते हैं। Everyone contributes by saying something. हर किसी को contribute करना चाहिए कुछ कहने से, और जो आप कुछ that something that you are saying should be fruitful, should be somewhat constructive, right? इसके कोई negative or detrimental impacts नहीं होने चाहिए। Improving your discussion skills. इसमें फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास प्रिपेयर, सेकेंड स्टेप आता है ऑब्जर्व, थर्ड स्टेप आता है लेसन, फोर्थ स्टेप आता है पार्टिसिपेट। फर्स्ट स्टेप में हम प्रेपरेशन को डिस्कस करते हैं। प्रेपरेशन के बाद में हमने काफी बात कर ली है कि आपने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, आपको टॉपिक के बारे में डिटेल बतानी चाहिए, तो उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। फिर जो आपका स्पेसिफाइड टॉपिक है या उसको आपकी फॉर्म या आपकी जो जहां पर भी आप अगर आप एकेडमिक्स डिस्कशन की तरफ चले जाते हैं तो आपके टीचर ने जिस तरह से उसको स्पेसिफाई किया है आप उसको उस पर्सपेक्टिव में प्रिपेयर कर लें, रीडिंग्स को कंप्लीट करें। जब आप डिस्कशन पैनल में चले जाते हैं तो फिर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने ऑब्जर्व करना है कि जो आपके साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके व्यूज क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो आपने किसी को ऑफेंड नहीं करना। जब आप ऑब्जर्व अच्छे तरीके से करते हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि यू वॉन्ट एंड अप ऑफेंडिंग एनीबडी, यू वॉन्ट एंड अप saying something that would be going against the ideologies, the viewpoints of somebody, क्योंकि हर कोई अपने व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करता है और वो ये चाहता है कि बाकी लोग भी उनके व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करें, राइट। तो अगर आप ऑब्जर्व अच्छा नहीं करते, अगर आप अच्छा ऑब्जर्वर नहीं है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मेरे साथ इस डिस्कशन पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं वो
वो किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनके व्यूज क्या क्या हो सकते हैं। और अगर आप उनके व्यूज का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप एम्पैथी को माइंड में नहीं रखेंगे, तो फिर आप अच्छे डिस्कशन को कैरी आउट नहीं कर सकेंगे। आप बहुत सारे लोगों को शायद वहां पर ऑफेंड करें। कमिंग टू वर्ड लेसन, अच्छा लेसन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन में। जब हम लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि वी मस्ट लिसन टू अंडरस्टैंड एंड नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड, राइट। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इस वजह से हो जाते हैं कि वी लिसन टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट टू अंडरस्टैंड। हम लिसनिंग की जो एक्टिविटी है हम सुनते किस लिए, ताकि हम उसको फौरन फौरन से रिस्पॉन्ड कर सकें। हम इसलिए नहीं सुनते कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें जो हमें कहा जा रहा है। तो अगर हम लिसनिंग में जो भी हमें कहा जा रहा है उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, तो हमारे मोर देन 50% प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहीं पर सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, टुवर्ड्स compassion more than towards divisions। अगर हम divisions पे ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर हमारी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगी। अगर हम यूनिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। फिर आते हैं पार्टिसिपेट पे। पार्टिसिपेशन अच्छी कब हो सकती है, जब आप अच्छे तरीके से हर चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि जो भी स्पीकर है उसने क्या कहा, राइट। तो ओनली इन दैट सिचुएशन यू वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट। जब आपने जो सुना होगा उसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, फिर इस सिचुएशन में आप उसको पॉजिटिवली या फिर कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर नहीं अंडरस्टैंड किया तो फिर कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, राइट। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, हमारी जो डिस्कशन स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। आपने अगर अच्छे डिस्कशन को कैरी आउट करना है, अगर एक अच्छी डिस्कशन को लीड करना है या फिर अच्छी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको इन सब डिस्कशन स्किल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप इनको ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर यू विल बी लाइक leading a useless, futile discussion that won't be having any constructive and fruitful results in the end। आपकी डिस्कशन जो होगी वो बिल्कुल फ्यूटाइल होगी, यूजलेस होगी और उसके कोई अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं होंगे। एनी क्वेश्चंस सो फार? No? No, ma'am. Okay, very much fine. So, नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। then let's move towards our today's lecture, that is related to CV writing and job letter। आपने कभी सुना है जॉब लेटर के बारे में या CV के बारे में? यस नहीं? मैम, यस मैम सुने। क्या होती है CV, क्या होता है जॉब लेटर? मैम सीवी में जो हमारी मतलब अगर हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसकी उसमें हमारी सारी मतलब जो हमारी एजुकेशन होती है वो सारी सम अप होती है, क्वालिफिकेशन, हमारा एक्सपीरियंस, सारा कुछ। ठीक हो गया। जॉब लेटर क्या होता है? मैम जॉब लेटर के बारे में मुझे नहीं पता। के बारे में नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। किसी और को भी नहीं पता? नो आइडिया एट ऑल? चलें ठीक है, अभी देख लेते हैं कि जॉब लेटर क्या होता है। जॉब लेटर इज मच लाइक CV, लेकिन उसका और CV का थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जॉब लेटर जो है उसको हम इन द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर लिखते हैं। ठीक है, लेटर्स का तो पता है ना आपको, कॉमन लेटर्स जो होते हैं। रूटीन में हम जो लेटर्स देखते हैं उनके बारे में तो पता है ना आपको? ऑफिशियल लेटर्स नहीं पता?
क्यों, आपको ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? अबू बकर, आपको ऐसे पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? मैम कुछ भी नहीं समझ आ रही। समझ नहीं आई और क्या समझ नहीं आई? बताना शुरू करें। मैम फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे नहीं ना पढ़ा वो, फिर भी थोड़ा हमारी इस तरह वाली रूटीन भी नहीं है ना। समझ नहीं आ रही कुछ। चले, अब मुझे बताना शुरू करेंगे कहाँ कहाँ पर और क्या क्या समझ नहीं आई। मैम क्या क्या बताना मैम, सही वहाँ इंटरेस्ट बनते ही नहीं, फिर समझने को दिल ही नहीं करता। आपकी इंटरेस्ट कैसे बनती है और कैसे बनानी होती है? मैम वो पहले भी गर्ल्स ने भी बताया कि हमें इतनी ज्यादा वो इंग्लिश में इस तरह हमें रूटीन है ही नहीं, तो मैम किस तरह समझ आएगी। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो हमने रिजॉल्व कर लिया ना इशू कि हम उर्दू कम्युनिकेशन की तरफ ज्यादा मूव कर लेते हैं। मैम अभी तक भी नहीं हुआ। अभी तक भी नहीं हुआ। यस हमारा मैम। जो सब्जेक्ट है ना वो इंग्लिश है, और मैं कोशिश ही करती हूँ कि अगर हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है ना बच्चों, तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखना और बात को अंडरस्टैंड करना, वोकैबुलरी के बारे में थोड़ा सा नो हाउ रखना, वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। सो फar as I have observed, तो ठीक है उर्दू में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर मैं जब उर्दू की वोकैबुलरी यूज करूंगी और आपको पेपर में उनके बारे में सोचना पड़ेगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? मैम पढ़ के ही हमने लिखना होता है ना मैम, इस तरह तो अगर व्हाइट बोर्ड सामने हो या कुछ और तरह आप समझा रही हो वो फिर तो कुछ और बात होती है ना। अब ऐसे ऐसे आप जैसे करवा रही हैं वैसे तो समझ नहीं ना आ रही, इससे ज्यादा तो हम फिर जिस तरह इंग्लिश मूवीज में बोलते हैं उनकी ज्यादा समझ आ जाती है, आपकी इतनी नहीं आती। अच्छा चलो ठीक है। आप लोगों ने जो पेपर में अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे ना, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की? एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं ना, मैंने उनको हाईलाइट भी किया था, वो अनबेयरेबल होती हैं। उसके लिए आपको एग्जाम में कोई एग्जेप्शन नहीं प्रोवाइड की जाती है और उसके लिए मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और हमारे पास जो रेशियो होती है मार्क्स को अवॉर्ड करने की, वो इस तरह से होती है कि 50% मार्क्स जो होते हैं आपके हर क्वेश्चन के, वो कंटेंट के होते हैं और 50% लैंग्वेज के होते हैं। अगर आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिख दिया, सारा टू द पॉइंट भी हो, सारा रेलिवेंट भी हो, तो फिर भी अगर मीटिंग टाइम आउट हो जाए तो उसको रिजॉइन कर लीजिएगा प्लीज। अगर आपने सारा कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन आपने लैंग्वेज को ड्रॉप किया, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सेंटेंस मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपके 50% मार्क्स वहीं से डिडक्ट हो जाते हैं। और फिर कंटेंट भी परफेक्ट नहीं होता, तो ये वजह होती है कि आपके 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स आ जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि आपने लैंग्वेज अच्छी यूज की होती है। बेशक आपका कंटेंट सारा बिल्कुल रेलिवेंट हो और आप कहें कि मुझे तो सारा आता है। दूसरे प्रॉब्लम्स कहाँ पर आते हैं? मैंने आपको फर्स्ट पेपर समझाया था कि आपने इंट्रोडक्शन से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अपने क्वेश्चन को हौश पौश में स्टार्ट ना करें। जब हमने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी थी, मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कोई इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना है। हौश पौश में क्यों स्टार्ट करते हैं आप लोग? आप लोग स्टार्ट भी हौश पौश करते हैं, एंड भी हौश पौश कर देते हैं। मतलब ये क्या होता है कि आप बैरियर के एक टाइप पर एंड करें अपना क्वेश्चन, क्या ये प्रॉपर एंडिंग होती है? आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन भी लिखा हो, फिर आप एंडिंग पर आते हैं कंक्लूजन की तरफ, आपने अनकंक्लूडिंग क्वेश्चन छोड़ दिया, वहां पर भी आपके चांसेस हैं कि आपके कम से कम 40% मार्क्स जो है वो वहां पर डिडक्ट हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने अपना क्वेश्चन इनकम्प्लीट छोड़ा है। आपने जो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे और जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ना, उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे बच्चों ने बैरियर्स पे फोकस किया हुआ था, जो बैरियर्स के सॉल्यूशंस थे उन पर फोकस ही नहीं किया था। और जब एक क्वेश्चन को आप रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आ रहा है, और जब 2 पार्ट्स में, इसका मतलब 8 मार्क्स आपके सिर्फ बैरियर्स के थे और 8 मार्क्स आपके उन बैरियर्स को रिजॉल्व करने के थे। ठीक है, जो सोल्यूशन थे हमारी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के, कम्युनिकेशन बैरियर्स के,
आपने उनको बताना था वहां। तो अगर आपने नहीं बताया इसका मतलब कि 8 मार्क्स तो आपके ऑल द वे वैसे ही डिडक्ट हो जाते हैं। और फिर आ जाते हैं हम आपके जो 8 मार्क्स का आपने पार्ट अटेम्प्ट किया हुआ है उसके ऊपर। तो वो उसमें आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा होता, उसमें आपने कंक्लूजन भी नहीं लिखा होता, इसलिए आपके मार्क्स वहां से भी डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये वजह है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के 5, 6, 7, 8 मार्क्स आए होंगे, और अगर आपने सॉल्यूशंस नहीं दिए फिर भी आपकी सारी बैरियर्स को अटेम्प्ट करने पर 7 मार्क्स आ गए हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैंने मार्किंग बहुत लीनियंट कर दी और आपको एग्जाम में ऐसे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट राइटिंग इंट्रोडक्शन, स्टार्ट राइटिंग कंक्लूजन फॉर योर क्वेश्चन। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट में जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी लिखना है। और हेडिंग से क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, अगर हेडिंग देनी भी है तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें, वरना कोई भी हेडिंग ना दें। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड बिल्डअप करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि डिस्कशन स्किल्स में हम इंट्रोडक्शन को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आया है डिस्कशन स्किल्स से रिलेटेड पेपर में कि व्हाट डू यू परसीव रिगार्डिंग डिस्कशन स्किल्स, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर डू यू कंसिडर डिस्कशन स्किल्स टू बी इम्पोर्टेंट, व्हाई। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया आपके पास पेपर में, आप उसके लिए इंट्रोडक्शन के साथ लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन के साथ, वहां पर आप बैकग्राउंड डेवलप करें कि डिस्कशन स्किल्स। अच्छा, डिस्कशन स्किल्स की डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करना आपने, आप इन जनरल बता दें कि डिस्कशन स्किल्स होती क्या है, डिस्कशन क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम क्यों क्यों इन जनरल वे में कि डिस्कशन जो होती हैं वो हम आइडियाज को शेयर करने के लिए, और स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू शेयर आवर आइडियाज with a number of people and we consider their viewpoints to be important as much as we consider ours, कि आप दूसरों की व्यू पॉइंट्स को भी, जो जिन लोगों को आप पार्टिसिपेंट्स बनाना चाहते हैं उनकी व्यू पॉइंट्स को भी इतना ही कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट जितना आप अपने व्यू पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, तो फिर वहां पर आप डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। अगर तो आपको अपने व्यू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं फिर तो आप प्रेजेंटेशन देंगे ना, अगर जो ऑडियंस है वो सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं फिर तो आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो अगर हमने उनके व्यू पॉइंट्स को भी, डिस्कशन को भी वेटेज देनी है, उनके व्यू पॉइंट्स को भी वेटेज देनी है, तो फिर हम डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। और तो यहाँ पर आपने एक जनरल आइडिया दिया है डिस्कशन के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन क्योंकि रिलेटेड था डिस्कशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस से, तो फिर हम वहां पर चले जाते हैं कि अगर डिस्कशन जो है वो अच्छी हो तो वो फ्रूटफुल हो जाती है, और अगर फ्यूटाइल डिस्कशन होती है, हम कुछ गेन नहीं कर सकते, तो वहां से हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इट्स जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम दैट वी आर गेनिंग आउट ऑफ अ फ्यूटाइल यूजलेस डिस्कशन। एक फ्यूटाइल और यूजलेस डिस्कशन है, हम उसमें से सिर्फ अपना वेस्टेज ऑफ टाइम गेन करते हैं, राइट। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, अपने क्वेश्चन का बैकग्राउंड बिल्डअप करें, फिर बेशक आप डेफिनेशन भी दे दें डिस्कशन होती क्या है, डिस्कशन स्किल्स क्या होती हैं, फिर आप इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ मूव करें, और इम्पोर्टेंस के बाद इसकी एब्सेंस की तरफ जाएं कि when you are not having discussion skills, when you are lagging, when you are deficit in discussion skills, then what happens? अगर आप डिस्कशन स्किल्स के साथ इक्विप्ड नहीं हैं तो फिर आपके साथ आपकी डिस्कशंस में क्या होगा, ठीक है, आप किस तरह के सर्कमस्टांसेस को फेस करेंगे इस सिचुएशन में। तो आप ये सब चीजें मेंशन करें, जब एंड पर जाएं तो कंक्लूजन लाजमी मेंशन करें। कंक्लूजन क्या होता है, डू यू पीपल हैव गॉट सम आइडिया कि कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन हम यूजुअली एंड करते हैं पॉजिटिव नोट पर, और हम अवॉइड करना चाहते हैं एब्रप्ट एंडिंग्स को, इसलिए हम कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन एक तरह की मिटिगेशन होती है, ठीक है, हमने जो भी बात की है, जो भी आर्ग्यू किया है, हम उसको समराइज भी कर रहे हैं और हम एक कन्विक्शन शो कर रहे हैं कि अगर तो हम स्किल्स पर बात करें तो हम एक कन्विक्शन शो कर रहे हैं कि हमें डिस्कशन स्किल्स को अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, दूसरों का भी टाइम वेस्ट ना करें जो हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, और हम कुछ ना कुछ गेन जरूर करें डिस्कशन से, हम अपने एंड पॉइंट तक कंस्ट्रक्टिवली अप्रोच करें, राइट। अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं।
इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपके मेजर टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं होता। अगर हम डिस्कशन स्किल्स पर एक क्वेश्चन आया है तो हमारे इंट्रोडक्शन में आपने डिस्कशन स्किल्स की बात नहीं करनी है। हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपने उस क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आपसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन मांगा जा रहा है। आप यहाँ पर बैकग्राउंड कैसे डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे और फिर आप अपनी क्वेश्चन की तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किस तरह से मूव करेंगे। और इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट ब्रीफ समरी भी हो सकती है, आपने जो जो बातें डिस्कस करनी है, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि आप ब्रीफ समरी लिखें अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपने डिस्कस करने आगे उनकी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके माइंड में कोई न्यू पॉइंट आ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो प्रीवियस आर्ग्यूमेंट दिए हुए होते हैं आप उनके अगेंस्ट चलने लग पड़ते हैं। ठीक है, वैसे तो आपने अपने क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर पाते तो और अगर आपने इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ समरी दे दी है और आप नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में उस एक पॉइंट के भी अगेंस्ट प्रूव करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो अनसर्टेन सा हो जाता है। वहां पर एग्जामिनर को कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, कुछ रिजर्वेशन हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन जो है वो जनरल सा लिखे, बिल्कुल जेनेरिक सा लिखे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन या क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में कोई इशू। रही बात आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की, तो उसके लिए आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आप जो असाइनमेंट्स लिखते हैं मैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हाईलाइट कर दिया करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व है? आई एम एंडिंग द मीटिंग, आप इसको प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज कमिंग टुवर्ड्स सीवी राइटिंग। पहले हम सीवी को पढ़ लेते हैं, फिर जॉब लेटर को पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए कि सीवी क्या होती है और फिर हम देखेंगे कि जॉब लेटर क्या होता है। सीवी इज क्वाइट सिंपल, इट्स नथिंग लाइक सो कॉम्प्लिकेटेड। हम सीवी की कुछ प्रीरेक्विजिट्स देखेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं सीवी में और इसका फॉर्मेट देखेंगे एंड दैट वुड बी ऑल अबाउट सीवी राइटिंग। तो सीवी होती क्या है? सीवी आल्सो नोन एज करिकुलम विटाए और रेज्यूमे। डिफरेंस क्या है करिकुलम विटाए और रेज्यूमे में? हम अमेरिकन में इसको रेज्यूमे यूज कंसिडर करते हैं, ब्रिटेन में हम इसको करिकुलम विटाए या सीवी कहते हैं। सीवी और रेज्यूमे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हम बाकी चीजों में ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशंस में आइडिया करते हैं ना कि अमेरिकन जो होते हैं वो थोड़े से लेस फॉर्मल होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। ब्रिटेन आर फेमस फॉर बीइंग हाई फॉर्मल, राइट। ब्रिटेन के जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नजर आती हैं हमें, लेकिन अमेरिकन के ट्रेडिशन से, कस्टम से हमें वो फॉर्मेलिटीज नहीं नजर आती। तो इसी तरह सेम इज द केस विद करिकुलम विटाए और रेज्यूमे। करिकुलम विटाए में हम फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं, हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंसिव भी बना देते हैं, थोड़ा सा लेंथी भी ज्यादा कर देते हैं। जब रेज्यूमे की बात होती है तो ये बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं होते हैं और हम इसको बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेंथ में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सीवी की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, रेज्यूमे की लेंथ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ब्रिटेन में सीवी रोल प्ले करती है वैसे ही रेज्यूमे रोल प्ले करती है अपना अमेरिकन सिस्टम में। So what is this? A CV is a written overview of your skills, education and work experience. आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपकी सीवी ने बिल्डअप करना है। आपके पास स्किल्स क्या क्या है, आपकी एजुकेशन क्या क्या है, आपके वर्क एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं, आपने अगर कुछ डिस्टिंक्शंस अचीव की हैं अपनी लाइफ में तो वो क्या क्या रही हैं। सीवी ने आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्डअप करना है। जैसे व्हाट हैपेंस ना, जब आप कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपकी सीवी जाती है वहां पर। सीवी जाने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल देनी है या नहीं देनी। अगर तो आपकी सीवी ही इस काबिल नहीं होती तो आपको इंटरव्यू के लिए कौन बुलाएगा और आपकी पर्सनालिटी को कौन जज करेगा? ये कौन देखेगा कि इस इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज है और ये इंसान जो है ये बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्किल्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ही होता है कि आप सीवी अच्छी बनाए ताकि एटलीस्ट आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाए। क्योंकि हमारे जो सीईओज होते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा टाइम तो नहीं होता, स्पेशली हम अच्छी फॉर्म्स के बिजनेसमैन की बात करें या फिर जो सीईओज या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उन सब की या मैनेजर्स जो होते हैं अच्छी फर्म्स के, उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होता
कि वो हर एक इंसान जिसकी सीवी के पास आई है उसको इंटरव्यू के लिए बुला ले। तो उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल दी। They may be used for a variety of reasons. However, the most common of these is to send to prospective employers when looking for a new job. कि जब आप कोई भी न्यू जॉब देख रहे होते हैं, अच्छे prospects को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो फिर आप एम्प्लॉयर्स को अपनी सीवी भेजते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन होती हैं जिसमें आप सीवी भेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई करते हैं कभी, तो उसके लिए आपको अपनी सीवी भेजनी होगी, राइट। अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर भी आपको अपनी सीवी भेजनी होगी। तो समटाइम्स आप अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई करें, कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई करें, तो वहां पर भी आप अपनी सीवी देते हैं। अब आई डोंट नो कि आप लोग अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी अप्लाई करने का प्लान बने, यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वहां पर आपको अपनी सीवी सबमिट करनी पड़ेगी। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? प्री रिक्विजिट्स होते हैं रिक्वायरमेंट्स, कुछ ऐसी चीजें जिनके बगैर आपकी एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर जो भी आप इस पे काम कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाता है। तो आपकी सीवी की प्री रिक्विजिट्स या फिर एसेंशियल्स या फिर रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? इट शुड ऑलवेज बी क्लियरली फॉर्मेटेड। फॉर्मेटिंग क्या होती है? जो आपकी अरेंजमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, हम उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जिसमें आप पॉइंट्स बना देते हैं अपने कुछ मेजर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप पॉइंट्स के फॉर्म में, नंबर्स की और बुलेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। और फिर आप जो फॉर्मेटिंग देते हैं, हम क्या करते हैं यूजली उसमें 1.5 की स्पेसिंग, सॉरी 1.5 की इंडेंटेशन दे देते हैं पेजेस पे। फिर हम स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं, फॉन्ट साइज को एडजस्ट करते हैं, फॉन्ट स्टाइल को एडजस्ट करते हैं। ये सब चीजें हमारी फॉर्मेटिंग में आ जाती है। Short enough for a recruiter to scan quickly, and most importantly, tailored to role you're applying for. कि एक तो ये बात कि जिस रोल के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रही हैं टीचिंग की जॉब के लिए और आपने अपनी सीवी में जो स्किल्स लिखी हैं, जो एबिलिटीज लिखी हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन की रेलेवेंट टू मैनेजमेंट, आपने उनको मेंशन कर दिया, तो ये एक अच्छी सीवी नहीं होगी। तो आपने अपनी सीवी को शॉर्ट रखना है कि वो जल्दी से जो भी रिक्रूटर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उसको क्विकली रिव्यू करें और उसको चूज भी करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेलर टू द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, कि आपने उस रोल के अकॉर्डिंगली सीवी सेंड करनी है जिसके लिए आप अप्लाई करें। अगर मैनेजर के लिए अप्लाई करें तो मैनेजर की जॉब के लिए अप्रोप्रिएट जो सीवी हो सकती है वो शेयर करें। अगर टीचर के लिए अप्लाई करें तो टीचिंग के लिए अप्रोप्रिएट जो सीवी हो सकती है उसको शेयर करें। फिर आ जाते हैं व्हाट टू इंक्लूड इन सीवी। नंबर 1, पर्सनल डिटेल्स। जो पर्सनल डिटेल्स आपने अपनी सीवी में इंक्लूड करनी होती हैं वो सबसे पहले आती हैं। समटाइम्स इट हैपेंस कि कैंडिडेट्स बड़ा बड़ा सा ऊपर बोल्ड में करिकुलम विटाए तो लिख देते हैं, लेकिन अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस रखेंगे तो यू आर गोइंग टू बी एट लॉस। करिकुलम विटाए लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेंटर में टॉप पे अपना नेम लिखना और उसके नीचे थोड़ा सा अपनी कॉन्टेक्ट नंबर्स और ईमेल को मेंशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना होम एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें, लेकिन होम एड्रेस जो है वो आजकल काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सारी डीलिंग्स जो होती हैं वो ऑनलाइन हो जाती है या फिर कॉल्स के थ्रू जाती है, तो नोबडी इज सपोज्ड टू सेंड यू सम मेल एट योर होम एड्रेस। तो दैट्स ऑल अबाउट पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स हैं जैसे कि आपका नेम हो जाता है, फादर नेम इतना मैटर नहीं करता, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, हमारी सोसाइटी में मैटर करता है, अक्सर लोग लिखते भी हैं। उसके अलावा अगेन रिलीजन भी डिपेंड्स अपॉन द जॉब, कि आप किस किस्म की जॉब के लिए अप्लाई करें। कि या ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उन पे आपके रिलीजन का या आपके रिलीजियस आइडियोलॉजीज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता हो। अगर ऐसी बात है तो फिर वो आपको कहेंगे कि अपना रिलीजन मेंशन करें, या फिर वो स्पेसिफाई कर देंगे कि सिर्फ इसी रिलीजन के लोग जो हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप किसी सेकुलर किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं और वहां पर आपका रिलीजन जो है वो इतना मैटर नहीं करता, तो फिर बेशक अपना रिलीजन भी ना लिखें, और जो बेसिक डिटेल्स सिर्फ वो लिखे, डेट ऑफ बर्थ लिखते होते हैं हम सीवी में। पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है? वेल, पर्सनल स्टेटमेंट के रिप्लेसमेंट पर हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट इज समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को रिप्लेस भी कर सकती है। As is the first thing that's shown on your CV। आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है उसके बाद सबसे पहली चीज आपका ऑब्जेक्टिव या पर्सनल स्टेटमेंट आती है।
तो वो आपका इम्प्रेशन जो है बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है इन द साइट ऑफ इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयर्स, राइट। आपकी जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके माइंड में जो पहला इंप्रेशन जाएगा वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट के बाद जाएगा। अगर आपने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की भी होंगी, अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं लिखा होगा और आप अपनी क्वालिफिकेशंस दे रहे हैं बीएस इन इंग्लिश, तो फिर आप खुद ही सोच लें कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट का और आपकी पूरी की पूरी सीवी का इंप्रेशन कैसा जाएगा। तो it explains who you are, what you are offering and what you are looking for. कि आपकी पर्सनल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल्स है, आपका इंट्रोडक्शन है कि आप हैं कौन, ठीक है, आपकी इंटरेस्ट क्या क्या है, आप किन बातों के लिए एम्बिशियस हैं, किन बातों को आप नापसंद करते हैं और पसंद करते हैं। फिर व्हाट यू आर ऑफरिंग, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, इस बात को मेंशन करते हैं। आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, राइट। क्योंकि ये भी तो रिक्वायरमेंट्स होती है ना। अगर आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर्स के पास अप्लाई करें जो आपको आपकी वो रिक्वायरमेंट्स से अबाइड बाई नहीं करते, आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते जिनके लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो आपको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनको पता होगा कि हमने एक ऐसे कैंडिडेट को बुला के ना उसका टाइम वेस्ट करना है ना अपना टाइम वेस्ट करना है जिसकी प्री रेक्विजिट्स पे हम अबाइड बाय नहीं कर रहे हैं, राइट, हम उसके क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। Aim to prove why you're suitable in one short and succinct paragraph. तो जो हमारी पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ भी हो सकता है जिसमें हम अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत शॉर्ट से कंपैक्ट पैराग्राफ में। Personal statement should be no more than around 150 words or 4 or 5 lines of your CV. कि जो आपकी CV की 4 to 5 लाइंस हैं या फिर टोटल 150 वर्ड, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए। 4 to 5 लाइंस है कोई सफिशिएंट, अगर आपने ऑब्जेक्टिव भी लिखना है, अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी है, दोनों केसेस में। एग्जाम्पल आगे आ रही है हमारे पास एक जनरल सी, बहुत जनरल है ये पर्सनल स्टेटमेंट, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड के अल्फाबेट्स यूज किए गए, क्योंकि अगर स्पेसिफाई किया जाता तो फिर तो कुछ एडजेक्टिव्स आ जाते, ठीक है, कोई प्रोफेशन के टाइटल्स आ जाते, पर यहाँ पर हम उनको जनरलाइज करने के लिए इस तरह के फॉर्मेट यूज करें। क्वालिफाइड एंड एंथुसियास्टिक एक्स, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैनेजर लिख सकते हैं, अगर हम मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करें, टीचर लिख सकते हैं, मेडिसिन में अप्लाई करें तो डॉक्टर लिख सकते हैं, इंजीनियर लिख सकते हैं, राइट। विद ओवर वाई इयर्स वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, अब वाई इयर्स में आपने नंबर ऑफ इयर्स लिखना है जिसके लिए जितना एक्सपीरियंस आप अपनी जिंदगी में गेन कर चुके हैं। करंटली सर्चिंग फॉर अ जेड पोजीशन, अब देखिए अगर आप क्वालिफाइड एंड एंथुसियास्टिक एक्स में मैनेजर लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप करंटली सर्चिंग फॉर जेड पोजीशन में थोड़ी सी इससे सीनियर पोस्ट लिखेंगे। आप मे भी लिख सकते हैं कि करंटली सर्चिंग फॉर सीनियर मैनेजर पोजीशन, या फिर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पोजीशन इन अ वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। टू यूटिलाइज माई स्किल्स एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप इन माई कैरियर, कि आप जो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और जो नेक्स्ट स्टेप है अपनी कैरियर का वो ले सकें। हमारे कैरियर के नेक्स्ट स्टेप इसी तरह से आते हैं ना कि आप एक जूनियर सीट से सीनियर सीट पर प्रमोट हो रहे होते हैं, ठीक है, एक जूनियर डेजिग्नेशन से सीनियर डेजिग्नेशन पर प्रमोट हो रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ वी गो ऑन, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर कैरियर। यहाँ तक क्लियर है? कोई बात जो नहीं समझ आई? यस मैम, क्लियर है। समझ आया? यस मैम। ठीक है, फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ रीसेंट बिजनेस, अच्छा ये हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है पर्सनल स्टेटमेंट की। अ रीसेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट विद अ 2:1 ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ, अब यूनिवर्सिटी ऑफ आपने आगे सिटी मेंशन करनी है या फिर कंट्री मेंशन करनी है, अभी तक यूनिवर्सिटी का नहीं मेंशन कर दे। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ येल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्कशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राइट।
looking to secure a graduate commercial analyst position to use and further develop my analytical skills and knowledge in a practical and fast-paced environment. अब देखिए एक competitive environment की बात की जा रही है जिसमें ये जो recent graduate है ये अपना career pursue करना चाहता है. ये वाली जो statement है ये recently graduated degrees के लिए ज़्यादा appropriate है, ज़्यादा suitable है. तो जिनके पास experience नहीं होता. My career goal is to assume a role which allows me to take responsibility for the analysis and interpretation of commercial data for a well-respected and market-leading company. अब again, क्योंकि हम सबकी प्रायोरिटी ये होती है कि हम अच्छी फॉर्म से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से अपना एक्सपीरियंस गेन करें, अपनी जॉब स्टार्ट करें, तो यहाँ पर भी वो इसी बात पर फोकस कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट बात क्या आ जाती है, अगर उन्होंने एक फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है और वो ये कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी लीडिंग कंपनी में जॉब करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो उस फर्म को, उस कंपनी को प्रिविलेज कंसिडर करते हुए, लीडिंग कंपनी कंसिडर करते हुए वहां पर अप्लाई करें. तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव जेस्चर होता है एम्प्लॉयर के लिए भी कि उनको एप्लीकेंट अप्रिसिएट करें. दिस मीन्स अवॉइडिंग स्टेटमेंट्स लाइक, अच्छा हमने किस तरह के स्टेटमेंट्स को हमने अवॉइड करना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में. पहले एक मेन बात बता देती हूँ कि जिसको हमने अवॉइड करना है. हमने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी आइटम्स को अवॉइड करना है. तो इसमें क्या क्या आ जाता है, दिस मीन्स अवॉइडिंग स्टेटमेंट्स लाइक आई एम अ रीसेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट. ठीक है, तो आप क्यों मेंशन कर रहे हैं कि आप रीसेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं? आपको रिसेंटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बता दें कि आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में एक्सीलेंट एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. अब जब ये वाला सेंटेंस देखते हैं एक्सीलेंट एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस है जैसे आपने सेंटेंस अपने पेपर्स में लिखे हुए थे बुलेट पॉइंट्स बना के. और अगर आप ये पेपर्स एग्जामिनर्स को वाकई भेज देते अपने फाइनल एग्जाम्स के फॉर्म में, तो वो इसको चेक नहीं करते बल्कि वो इसके ऊपर सिर्फ एक क्रॉस मार्क लगाते और 0 मार्क्स देके आपको फारिग करते हैं. ठीक है, आपने बुलेट पॉइंट्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी सूरत भी अटेम्प्ट नहीं करना एट एनी कॉस्ट. अगर कोई कहे भी कि बुलेट पॉइंट्स में अटेम्प्ट कर, तब भी बुलेट पॉइंट्स में अटेम्प्ट नहीं करना. और इन केस अगर आप बुलेट पॉइंट्स में अटेम्प्ट करते भी हैं, कोई बात आपको बहुत ज्यादा जरूरी लग गई है कि मुझे इसको 1, 2, 3 या बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, तो फिर आप एटलीस्ट उसके कंप्लीट सेंटेंसेस जरूर करें. जो मैंने आपको स्लाइड शेयर की थी उसके साथ मैंने ना नोट्स भी शेयर किए थे. इसका मतलब ये था कि अगर आपने क्रैम करना है तो आप नोट्स को क्रैम कर लें. स्लाइड्स जो है दे वरंट मेंट टू बी क्रैमिंग. स्लाइड्स तो शॉर्ट होती है ना, स्लाइड्स में तो हम आगे प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी जाके पढ़ लेंगे कि स्लाइड्स में बल्कि ओके यस वी विल बी हैविंग प्रेजेंटेशन स्किल्स. तो हम वहां पर ही बात डिस्कस करेंगे कि स्लाइड्स में हमने सारे के सारे पैराग्राफ्स को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करने होते. हमने तो सिर्फ चंक्स, सिर्फ फ्रेजेस, सिर्फ क्लॉजेस को मेंशन करना होता है कि हमें मेन आइडिया मिल जाए, उसको बाद में इलैबोरेट तो प्रेजेंटर ने खुद करना होता है. तो ये पर्पज होता है ना, हमने पैराग्राफ तो नहीं लिखने होते. अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने वो जो स्लाइड्स थी उनको एज इट इज क्रैम किया और लाके पेपर पे पेस्ट कर दिया. ये बहुत गलत बात थी. Subjective questions you are not supposed to write in bullet points, you are not supposed to write in phrases and clauses, you are not supposed to write in bullet points. सारा का सारा पेपर तो बुलेट पॉइंट्स भी नहीं हो सकता. चले 1, 2, 3 दफा आप किसी चीज को मेंशन करें, किसी टाइप्स को मेंशन करें, वहां पर आप बुलेट पॉइंट्स लगाएं. पूरे पेपर में तो बुलेट पॉइंट्स नहीं लगाते, कितनी गलत बात है. ये तो आपको खुद ही कॉमन सेंस होनी चाहिए. या अगर लगानी थी तो आप वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते जो मैंने भेजे हुए थे. मैंने आपको बताया भी था कि इलैबोरेट स्टडीज के लिए वो डॉक्यूमेंट्स है. क्या चलने कोई बात नहीं, आइंदा ऐसे नहीं करना आपको. I am driven and self-motivated individual that always gives 100% in everything I do. अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. आई यूज हो रहा है, आई के साथ हम गिव्स तो नहीं यूज करते ना, ऑल्दो कि हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन आई एक्सेप्शन है. आई के साथ हमने गिव ही कहना होता है, यू के साथ हमने गिव ही कहना है, ही के साथ हम गिव्स कहते हैं, शी के साथ गिव्स कह सकते हैं, इट के साथ गिव्स कह सकते हैं. लेकिन जब आई की बात होगी, यू की बात होगी, दे की बात होगी, तो हमने गिव्स नहीं कहना, गिव कहना. हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है.
तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आई एम ड्रिवन एंड सेल्फ मोटिवेटेड। दूसरी बात है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड का वर्ड है वो एग्जाम स्टेबल नहीं है कि आप उसको अपने सीवी में ऐड अप करें। सेल्फ मोटिवेटेड का क्या मतलब होता है? मोटिवेशन कहीं ना कहीं से तो चाहिए होती है। आप फ्रॉम वेयर यू आर ब्रिंगिंग अप मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड योरसेल्फ। आप खुद के आप अपने सेल्फ में से कहाँ से मोटिवेशन ला रहे हैं? आपको खुद को भी मोटिवेट करने के लिए किसी बुक की, किसी इंस्ट्रक्टर की, किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। एक आप बात कर रहे हैं कि रीसेंट बिजनेस ग्रेजुएट है, दूसरी बात आप कर रहे हैं कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी सीवी को स्पॉइल अप कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए पे बहुत ध्यान रखें। एक छोटी सी असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। आप सबने क्या करना है, अपनी चॉइस की जॉब्स के लिए एटलीस्ट 3 पर्सनल स्टेटमेंट फॉर ईच स्टूडेंट आपने लिखनी है और उनको आपने शेयर करना है। आई रिस्पॉन्ड के इन पर्सनल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Personal statements or 3 objectives per student for 3 different jobs। अभी आपकी चॉइस है कि आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल वो क्या हो सकती है, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आप वहां पर जॉब करने के लिए अप्लाई करें, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करें। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। 3 jobs के लिए 3 personal statements. You have to share them as your assignment, right? मैम एप्लीकेशन लिखनी है? No, not application, personal statement. हम ओके मैम। डिस्कस कर रहे थे। हमने एक अच्छी और एक बुरी पर्सनल स्टेटमेंट डिस्कस की, जनरल सी पर्सनल स्टेटमेंट डिस्कस किया। पर्सनल स्टेटमेंट एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपके एम्स होते हैं कि आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स Yes, ma'am. और असाइनमेंट्स सेंड कर दें। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स आज शेयर कर देती हूँ। आज इसको पढ़ लें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको कंप्लीटली डिस्कस भी करेंगे, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके पास दरमियान में टाइम हो तो आप उसको रिव्यू करें। आपके कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कशन में ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और अबू बकर को फिर ये शिकवे नहीं होंगे कि मैडम जो भी बताती है वो हमें समझ ही नहीं आता और मैम उर्दू में भी नहीं पढ़ाती, क्योंकि मैं उर्दू में पढ़ाती हूँ। चलिए, लेट्स एंड अप आवर क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.